with neural control and coordination. ठीक है, this is from our NCERT 1. ठीक है, 11th वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी तो उसमें चैप्टर आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. चलो, देयर नो पार्टिसिपेंट्स. वील स्टार्ट विथ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? ठीक है, coordination is the process in which two or more organs interact and complement the function of one another. मतलब हमारी बॉडी के किस तरीके से ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं. ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई हॉट चीज़ छुई तो उसका सेंसेशन हमारी सबसे पहले मसल्स को मिला, हमारे हाथ में जो मसल्स थी उनको लगा, उनके थ्रू वो क्या हुआ, हमारे न्यूरॉन से होता हुआ ब्रेन तक गया और ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और फिर वो मैसेज भेजा हमारे मसल्स को, हमारे हैंड को कि हमें उससे हटाना है हाथ. ठीक है, वो गर्म है, गर्म का सेंसेशन फील कराया और फिर क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि इमीडिएटली हमें अपना हाथ रिमूव करना है. तो ये सब कैसा होता है, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में होता है. तो कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब है द प्रोसेस थ्रू विच इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स, टू और मोर ऑर्गन्स, दे interact and complement the function of each other, of one another या each other. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन हमारा क्या हो गया? अ प्रोसेस बाय विच जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं. ठीक है, मिलजुल कर किसी स्टिमुलाई को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करने को मदद कर रहे हैं. कोई भी स्टिमुलस मिला तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स करने में मदद करते हैं. तो ये पूरा क्या होता है, ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेटेड फॉर्म होता है. ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं. ठीक, द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, blood vessels, kidney and other are coordinated while performing the physical exercise. हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, साथ ही साथ हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, किडनी इन्वॉल्व होती है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो एकदम से क्या होने लगता है, हमारा जो होता है हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. इसके बाद हम जल्दी जल्दी रेस्पायर करने लगते हैं. ठीक है, कैसा होता है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है. ब्लड क्या करेगा, जल्दी फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा. तो लिख लीजिए, ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, during any kind of activity, our heart, lungs, kidney, blood vessels, our heart, lungs, kidney, blood vessels, ये सब क्या करने लगती है, गेट कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर while performing an activity, get coordinated with each other, ठीक है, तो हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, किडनी और ब्लड वेसल्स ये आपस में कैसे हो जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं और क्या करने लगते हैं, कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये अपना अपना रोल प्ले करने लगते हैं. जैसे हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन
कौन बढ़ा देता है? रेस्पिरेशन का रेट, लंग्स, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस फूलने लगती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वर्कआउट हो जाता है। इसके बाद किडनी भी उसमें रोल प्ले करती है, ठीक, और ब्लड फ्लो भी, ब्लड वेसल्स भी क्या होती है? रोल प्ले करती है, मतलब उनमें जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। फाइन, इतना सबको क्लियर है? Now, the neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. मतलब जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है? कोई भी हम एक्शन करें तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स बहुत इमीडिएटली प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपको बताया था, अगर कोई गरम प्लेट या गरम कप आपने छुआ तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसे हम पढ़ते हैं वो बहुत ही इमीडिएट होता है, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, मिनटों का काम हो, नो, इट अकर्स विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, बहुत ही फटाफट होता है। तो उसमें हमारा कौन सा रोल प्ले करता है? हमारा न्यूरल सिस्टम रोल प्ले करता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन्स है, इसीलिए मैं इनको एक बार बता रही हूँ। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinated and integrated to perform all the activities of the organ so that the function is in a synchronized fashion. इसका मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी है उसमें हमारे दो सिस्टम काम में आते हैं ताकि कोई भी फंक्शन हो रहा हो बॉडी में तो उसके लिए रिस्पॉन्स एकदम रेडी रहे, जल्दी से मिल जाए। तो एक हमारा आता है न्यूरल सिस्टम और दूसरा क्या आता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये कैसे रहते हैं? कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, ठीक है। न्यूरल सिस्टम में हमारा क्या आ जाएगा? ब्रेन, ठीक, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें क्या आ जाएंगे? हमारे ग्लैंड्स आ जाएंगे जो कि हार्मोन सिक्रीटिंग होते हैं। वो क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं, ठीक है। दे बोथ एक्ट इन अ सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न। तो ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं, ठीक। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशंस थ्रू हार्मोन्स। मैंने बताया आपको कि जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या सिक्रीट करते हैं? हमारी हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक। और जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। जो भी मैसेजेस होते हैं, जो भी इम्पल्सेस होते हैं, स्टिमुलाई होता है, उसको क्या करते हैं? वो इंटरप्रेट करता है हमारा न्यूरल सिस्टम। Now, the neural system of all animals is composed of highly specialized cells, ठीक। और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो हमारा जो ब्रेन है उसमें क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड जो न्यूरल सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं न्यूरॉन्स। We call them as न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के बारे में हम बहुत ही छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अभी एक बार उसको फिर हम फिगर डिटेल में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे नंबर में पाए जाते हैं, ठीक। ये एक दो नहीं होते, दे आर एन अ वेरी ग्रेट नंबर। फाइन। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। मतलब ये क्या करते हैं? कोई भी स्टिमुलस मिला उसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करते हैं। तो लिख लीजिए, these cells means the neurons, these cells detect, कोई भी स्टिमुलस आया उसको क्या किया? डिटेक्ट किया। इसके बाद क्या किया? उसको रिसीव करा एंड रेस्पॉन्ड किया, रेस्पॉन्ड, ठीक है। तो दे डिटेक्ट, receive and respond any kind of stimuli. Fine, इतना क्लियर है? Now, the neural organization is very simple in
इनवर्टिब्रेट्स। जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो न्यूरल वाला पार्ट होता है, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ब्रेन में, बहुत ही सिंपल सा होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे कैसे होते हैं, न्यूरॉन्स का नेटवर्क देखा जाता है किसमें, हमारे हाइड्रा में। द न्यूरॉन सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन आवर इंसेक्ट्स। हमारे इंसेक्ट्स में जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। वहाँ पे क्या होता है, एक ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विथ अ नंबर ऑफ गैंग्लिया। ब्रेन के साथ साथ क्या होते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं for and the neural tissues fine। इतना तो था एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हेडिंग सब लोग डालिए, हेडिंग डालिए ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है वो क्या होती है, उससे एसोसिएटेड जो नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स वगैरह वो किस में आती हैं, हमारे पीएनएस में। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इट कंप्राइजेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में सीएनएस कहते हैं, और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे दो क्या हो गए सिस्टम, एक हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और दूसरा हो गया पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हमारा आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, इससे एसोसिएटेड जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी किस में आ जाती हैं, वो आ जाती है हमारे पीएनएस में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सीएनएस में क्या आ जाता है, देखिए CNS involves brain and spinal cord, brain and spinal cord, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का जैसे सेंटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक हमारा हो गया ब्रेन और वहीं से क्या निकली है हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आ जाते हैं, हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आ जाते हैं। लिख लिया सबने। नाउ पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स एसोसिएटेड विद द सीएनएस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पीएनएस includes all the nerves associated with the CNS। और CNS का मतलब हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड सारी हमारी नर्व्स वो किस में आ जाती हैं, वो आ जाती हैं हमारी PNS में। क्लियर। द नर्व फाइबर्स ऑफ PNS आर ऑफ टू टाइप्स। अब हमारे PNS के जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे एफरेंट वाले और दूसरे होते हैं कौन से, इफरेंट वाले। तो हमारे दो तरह के कौन से हो गए, एक हो गए एफरेंट और दूसरे हो गए इफरेंट। एफरेंट वाले क्या करते हैं, जो इम्पल्सेस हैं या स्टिमुलाई है उसको क्या करते हैं,
टिश्यू से लेके हमारी बॉडी ऑर्गन से लेके वो कहाँ तक जाते हैं, CNS तक जाते हैं, ठीक है। एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम द टिश्यू टू द CNS। तो इसके लिए आपको ट्रिक बताई जाएगी और वो ट्रिक ये है कि पहले पॉइंट नोट कर लीजिए कि द फाइबर्स ऑफ PNS आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं? एक तो होते हैं हमारा एफरेंट फाइबर्स और दूसरे होते हैं इफरेंट, ठीक है। तो एफरेंट वाले को याद रखने की ट्रिक है ATC। ATC, ए का मतलब हो गया एफरेंट फाइबर्स, टी का मतलब हो गया टिश्यू और सी का मतलब हो गया CNS। तो इसका मतलब अगर निकालें तो इसका मतलब है कि जो एफरेंट वाले हमारे फाइबर्स हैं वो हमारे स्टिमुलस को टिश्यू से लेके CNS तक ले जाते हैं। कहाँ से कहाँ कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को? फ्रॉम द टिश्यू टू द CNS, दैट इज ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा वाला जो हमारा होता है इफरेंट वाला, वो उल्टा होता है। वो क्या करेगा, हमारे इम्पल्सेस को CNS से कहाँ लाएगा, बाकी ऑर्गन तक लेके आएगा। तो उसके लिए हमारी ट्रिक है ECT। ECT, E का मतलब हो गया एफरेंट नर्व फाइबर्स, T का मतलब हो गया, C का मतलब हो गया CNS एंड T का मतलब हो गया टिश्यूज। तो ये क्या करेगा, इस स्टिमुलस को, जो स्टिमुलस लेके गए हमारे एफरेंट वाले फाइबर्स, अभी क्या हुआ, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और जो इफरेंट फाइबर्स हैं ये क्या करेंगे, इनको हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके कहाँ आएंगे, टिश्यूज या ऑर्गन्स में आएंगे। क्लियर? तो अब पॉइंट वाइज इस चीज को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए कि द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट एफरेंट nerve fibers, they transmit the impulses from, now remember क्या बताया था, A then T और C, मतलब जो इम्पल्सेस हैं वो हमारे टिश्यू या ऑर्गन से कहाँ जाएंगे, CNS में। टिश्यू या ऑर्गन से इम्पल्सेस गए CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज टू द ब्रेन तक उसने पहुंचा दिया एफरेंट फाइबर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बंद कर दिया क्या, चल रहा, आप वो कर देते हैं, मुझे लगा बंद हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था एफरेंट के लिए। अभी इफरेंट के लिए लिखिए कि द इफरेंट फाइबर्स brings the message, ये कहाँ से कहाँ लाएगा, from the CNS to the tissue। और इसके लिए ट्रिक क्या थी, इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी ECT, रिमेंबर ECT, मतलब जो हमारा इफरेंट नर्व फाइबर है ये क्या कर रहा है, हमारे मैसेज को लौटा के ला रहा है CNS से हमारे टिश्यू के पास, ठीक है। नोट कर लीजिए सब लोग।
सबका नोट हो गया इतना? एफरेंट और एफरेंट वाला पार्ट सबका नोट हो गया? नाउ आवर पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमारा होता है, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक, वेट अ मिनट, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. Somatic and autonomic further कैसा होता है? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. ठीक है, तो जो सोमैटिक नर्वस न्यूरल सिस्टम होता है, जो सोमैटिक वाला होता है, वो हमारे इम्पल्सेस को सीएनएस से लेके और ये कहाँ तक ले जाता है हमारे, यस प्रतिभा, व्हाट आर यू सेइंग? मुझे देख नहीं पाई मैं, जल्दी फास्ट. प्रीवियस प्लीज सुनाइए. प्रीवियस वाला आपका छूट गया? ये वाला छूटा था? ओके. नो मैम. कौन सा छूटा था आपका प्रतिभा? सी आई हैव टू फिनिश मैक्सिमम ऑफ दिस चैप्टर टुडे, मुझे टारगेट दिया गया है, तो इफ़ यू विल डू लाइक दिस तो कैसे कंप्लीट हो पाएगा? इसके भी प्रीवियस वाला, तो जब मैंने टाइम दिया था तो आप कहाँ थी प्रतिभा? डिड यू नॉट ज्वाइन एट दैट टाइम? क्योंकि लास्ट क्लास में भी यही हुआ था कि मैं आगे बढ़ जाती हूँ, पहले टाइम आपको दिया जाता है, तब आप लोग कंप्लीट नहीं करते हो. फटाफट या तो लिखते चला करिए, क्योंकि मैं हमेशा साइड होती जाती हूँ, और अगर नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सबका रह गया? हाउ डू यू नो दिस? आपको कैसे पता प्रतिभा सबका रह गया? एक एक सिंगल पॉइंट से जल्दी आप लोग नोट करिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके. आप लोग की डेट्स भी आ गई है, 13 सितंबर, 13 या 12 सितंबर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो अभी टाइम बहुत कम है, सो वी हैव टू स्पीड अप. फाइन. अभी इससे पहले का भी रह गया प्रतिभा? अगर रह गया तो प्लीज़ लेट मी नो, और फटाफट इसे फिनिश करिए सब लोग. प्लीज़. अमन, व्हाट डिड यू राइट? ये हो गया सबका? डन. फाइन. ये देखिए, ये किसी का बचा था? थोड़ा हिंदी में बताया करिए. मैं हिंदी में तो बताती हूँ अमन, और हिंदी में मुझे हिंदी वाले वर्ड्स नहीं आते, लेकिन मैं पढ़ाती तो हिंदी में हूँ. यस, बाकी सब समझ आ रहा है. ओके ठीक है, आई ट्राई कि और ही हिंदी में बताऊं, लेकिन अब मुझे जैसे हिंदी के टर्म्स नहीं पता होते, जो है एएनएस, एफरेंट, इफरेंट, ये सब मैं नहीं बताऊंगी. बाकी समझाती तो मैं हिंदी में ही हूँ पूरा.
कंप्लीटेड। ये हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अभी साइज क्लियर है, छोटा तो नहीं लग रहा किसी को अगर देखने में दिक्कत हो? हो गया? अमन, प्रतिभा, आप सबका नोट हो गया? ये पीएनएस का नोट कर लीजिए। पीएनएस में कौन कौन से दो हमारे न्यूरल सिस्टम आते हैं? एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा कैसा होता है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, इसको समझ लीजिए कि ये जो हमारा इम्पल्स है इसको सीएनएस से कहाँ लेके जाएगा? स्केलेटल मसल्स तक लेके जाएगा। सोमैटिक वाला क्या करता है, जो इम्पल्सेस होते हैं उसको सीएनएस से कहाँ लेके जाएगा? हमारे स्केलेटल मसल्स से तक, स्केलेटल मसल्स तक। तो इसको याद रखिए SCS। SCS का मतलब क्या हो जाएगा? आपको ऑर्डर याद रहेगा कि जो सोमैटिक वाला है, ये जो इम्पल्स है उसको हमारे C मतलब CNS से S का मतलब हो गया नॉट द स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, है ना। और अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो तो SK कर लीजिए, SC मतलब स्मूथ मसल्स नहीं, स्केलेटल मसल्स। K का मतलब हो जाएगा स्केलेटल मसल्स, फाइन। और दूसरा जो हमारा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये क्या करता है? हमारे इम्पल्सेस को कहाँ तक लेके जाता है? हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक लेके जाता है और स्मूथ मसल्स तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये इम्पल्सेस को लेके जाएगा फ्रॉम द CNS टू द इनवॉलेंट्री मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स तक लेके जाता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो इसको आप पॉइंट वाइज फ्रेम करके लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लिखिए जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ये क्या करेगा? इम्पल्सेस को CNS से स्केलेटल मसल्स तक लेके जाता है। तो इट carries the impulses from CNS to कहाँ तक? स्केलेटल मसल्स तक, हमारी स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो सोमैटिक वाला जो न्यूरल सिस्टम है ये कहाँ से कहाँ तक लेके गया? फ्रॉम द CNS टू द स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। लिखिए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। और ये क्या करेगा? ये हमारे इम्पल्सेस को CNS से ये कहाँ लेके जाएगा? इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल्स तक, ठीक है। तो हमारा ऑटोनॉमिक कहाँ से कहाँ लेके गया? फ्रॉम द CNS टू द इनवॉलेंट्री एज वेल एज स्मूथ मसल्स। क्लियर है सबका? प्रतिभा, अमन, आप सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े। अब फाइनली हम आएंगे किस पे? न्यूरॉन पे, ठीक है। न्यूरॉन, सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, न्यूरॉन, ठीक, फाइन, ठीक है। अब न्यूरॉन के हम यस मैम, ओके हो गया अमन, ठीक है।
किसी का भी छूटा हो तो बता दीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? न्यूरॉन। तो ये हमारे न्यूरॉन क्या होते हैं? ब्रेन सेल्स होते हैं। ये न्यूरॉन किसके बने होते हैं? सबसे पहले इसके पास क्या होता है? डेंड्राइट्स होती है, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है हम लोग बहुत ही छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये क्या हो गई हमारी सेल बॉडी, क्या हो गई हमारी सेल बॉडी। इसके बाद ये क्या हो गया? उसका न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्या निकलेगा? इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और यहाँ पे ये क्या पाए जाते हैं? इस तरीके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और सिंगल को क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। अगर एक है तो हम उसको बोलेंगे डेंड्रॉन, और कई सारे को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब जो हमारी सेल बॉडी है इसमें यहाँ छोटे छोटे ये क्या पाए जाते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या होते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स। और ये निसल्स ग्रैन्यूल्स हमारे एक्सॉन वाले रीजन में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एक्सॉन में ये नहीं पाए जाते। फाइन। और इसके बाद ये इसका टर्मिनेशन पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये हमारी सिनेप्टिक नॉब्स आ गए इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारे ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं हम? एक्सॉन हिलॉक। और ये हो गई इसके ऊपर माइलिन शीथ। इस तरीके से क्या प्रेजेंट है? माइलिन की शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो हमारे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे नोड्स ऑफ रैनवियर हैं। व्हाट आर दिस कॉल्ड? इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स। ये हो गई, ये जो छोटे छोटे हैं इनको क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सेल बॉडी। दिस एंटायर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा एक्सॉन। और एक्सॉन में हमारा निसल्स ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल्स कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कई बार नीट में पूछा जाता है। तो एक्सॉन में निसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ये कहाँ होते हैं? हमारे सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पॉइंट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉनल हिलॉक बोलते हैं। ठीक, और ये इसके ऊपर ये जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ जिनके पास प्रेजेंट होती है उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, और जिनमें ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उनको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो माइलिनेटेड होते हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि जो इम्पल्सेस का कंडक्शन होता है बहुत फास्ट होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पल्सेस हैं उनको क्या करना पड़ता है? जंप करके जाना पड़ता है, और जंपिंग की वजह से ये प्रोसेस कैसा हो जाता है? फास्ट हो जाता है। देन ये क्या थे? हमारे नोड्स ऑफ रैनवियर्स। इस तरीके से जो प्रेजेंट थे दीज वर आवर नोड्स ऑफ रैनवियर्स। और फाइनली ये एक्सॉन टर्मिनल है। दीज आर एक्सॉन टर्मिनल। और ये हमारी हो गई सिनेप्टिक नॉब। ये है हमारी सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूरॉन। ठीक, तो न्यूरॉन ये एक हम देख रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से होता है? ये पूरा नेटवर्क के फॉर्म में होता है, एक के ऊपर एक इस तरीके से हमारे अरेंज्ड होते हैं।
ठीक है, ये हमारा सबसे पहले क्या हो गई, ये हमारे इस तरीके से डेंड्राइट्स हैं, ये हो गई सेल बॉडी, फाइन, ये हो गए इनके एक्सोनल रीजन, एक्सोनल पार्ट, और ये हमारा क्या हो गया, एक्सॉन टर्मिनल। फिर नेक्स्ट न्यूरॉन इस तरीके से अटैच्ड होगा, इसके डेंड्राइट्स और इसका एक्सोनल टर्मिनल आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को फेस कर रहे हों। फिर फर्दर इस तरीके से पूरे ये कैसे होते हैं, एक अरेंज होते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड वे में अरेंज होते हैं, और इसी तरीके से हमारा इम्पल्स का कंडक्शन होता है। तो इम्पल्स के कंडक्शन का डायरेक्शन अभी हम देखते हैं। इतना सबने बना लिया होगा, नीट में कई बार पूछा भी गया है, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फ्लो। अगर पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में हमारा इम्पल्स फ्लो करता है, तो सबसे पहले इम्पल्स कहाँ पे आएगा, सबसे पहले इम्पल्स आएगा हमारे डेंड्राइट्स के पास। किसके पास, डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट से ये इम्पल्स कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में, सेल बॉडी। सेल बॉडी इसे कहाँ भेजेगी, हमारे एक्सॉन में भेजेगी, एक्सॉन, और एक्सॉन से ये कहाँ जाएगा, हमारे एक्सॉन टर्मिनल पे, एक्सॉन टर्मिनल, और फिर फर्दर इसी तरीके से चलता जाएगा, नेक्स्ट डेंड्राइट, उसके फिर सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है किस तरीके से होता है, सबसे पहले डेंड्राइट, इसके बाद हमारा सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, और फिर एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल से फिर जो नेक्स्ट वाला हमारा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट, सेल बॉडी, है ना, और फिर एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता चला जाता है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क ये अरेंज होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, ठीक। तो इतना सबका बन गया, किसी का छूटा तो नहीं, ये सबका हो गया था। ये तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, तो आप वहीं से कॉपी कर लीजिएगा। ये वाला इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, ये सब लोग नोट कर लीजिए। नोटेड एवरीवन। चलिए अब वन बाय वन हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखिए कि अ न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, एंड दीज पार्ट्स, और ये पार्ट्स क्या है हमारी, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। लिखिए न्यूरॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, composed of 3 parts। कौन कौन से हम लोगों ने देखे, सबसे पहले हमारा सेल बॉडी, सेकेंड हमने क्या देखा, हमारा एक्सॉन, और सबसे ऊपर सेल बॉडी के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स। तो अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेल बॉडी। सबसे पहले सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या थी, ये जो स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर ये थे डेंड्राइट्स, यहाँ था न्यूक्लियस, और बाकी ये क्या थे हमारे निसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। सो दिस पार्ट इज आवर सेल बॉडी। सेल बॉडी के लिए लिखना स्टार्ट करिए।
अब इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। तो द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। लिखिए न्यूरोप्लाज्म। ठीक, तो ये जो पूरा अंदर ये जेली लाइक भरा हुआ है सब्सटेंस, इस तरीके से इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। ये पूरा हिस्सा जो है ये कहलाता है हमारा न्यूरोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, नाउ इसके अंदर क्या क्या हमारी सेल ऑर्गेनल्स आती है, तो इसमें हमारे आ जाते हैं निसल्स, ग्रैन्यूल्स। लिखिए has various cell organelles, such as, अब इसमें हमारे क्या क्या आ गए besides, वेट अ मिनट, हाँ चलिए इसमें क्या क्या आ जाएंगे, हमारे फैट्स आ गए। ठीक है, इसके बाद गोल्गी बॉडीज, फैट, गोल्गी बॉडी, देन ER जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ लाइजोसोम्स होते हैं और क्या होता है, न्यूरोफिब्रिल्स पाए जाते हैं और न्यूरोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स and Nissls granules। ठीक है, तो इसके जो साइटोप्लाज्म में हमारे क्या क्या होते हैं, फैट्स, गोल्गी बॉडीज, ER, लाइजोम्स, न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स, निसल्स, ग्रैन्यूल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोट हो गया। अब ये जो हमारे न्यूरोफिब्रिल्स हैं, ये क्या करते हैं, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक कर दो, मैम से ले लूँ, आप क्यों नहीं ले पाए अभी प्रतिभा, जब टाइम मिला था। हो गया, डन। स्पीड अप प्रतिभा, आप थोड़ा सा स्लो लिखती हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या मेरे साथ लिखते चला करिए, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फाइन, लिखिए जो न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स का काम क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, सो दे play role in impulse transmission। इन इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में हमारे जो सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ठीक है सबको। नेक्स्ट लिखिए जो हमारे न्यूरोट्यूब्यूल्स होते हैं,
नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरोट्यूब्यूल्स, और ये क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन के शेप को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिखिए मेंटेन्स द शेप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के शेप को मेंटेन करके रखते हैं। फाइन, तो न्यूरोट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं, जो हमारा न्यूरॉन है इसके शेप को मेंटेन करके रखा हुआ है न्यूरोट्यूब्यूल्स ने। ये पॉइंट सबका नोट हो गया? प्रतिभा, अमन, फटाफट आप लोग साथ ही साथ लिखिए। अभी मैं इस तरह से खड़ी हूँ तो सबको स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है, कुछ छूटेगा तो नहीं, किसी का भी कुछ मिस हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए। अभी क्या होगा, अभी हमारा टाइम 3 आवर्स ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, 20 क्वेश्चंस आपके बढ़ा दिए गए हैं। तो 180 से जाके क्वेश्चन कितने हो गए, 200। तो आपका उतने ही समय में आपको 200 क्वेश्चंस इस बार रीड करने होंगे। तो आपको हर तरीके से अपनी स्पीड बढ़ानी है। फाइन, लिख लिया सबने? अब हमारे क्या है, तीसरी चीज जो हमारे निसेल्स ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक। अब निसेल्स ग्रैन्यूल्स में हमारे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। वॉइस नहीं आ रही श्रेया, वेट अ मिनट। हाँ, तो जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स है इनका मेन काम क्या होता है, ये परफॉर्म करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे हैं। न्यूरोफिब्रिल्स सबको क्लियर है, ये क्या करते हैं, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स क्या कर रहे हैं, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। न्यूरोट्यूब्यूल्स ने क्या कर रखा है, इन्होंने न्यूरॉन का शेप मेंटेन कर रखा है। और जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारा सेल बॉडी में। तो सेल बॉडी कंप्लीट हो गया है, सब लोग नोट कर लीजिए इतना। चलिए दूसरा क्या था हमारा, डेंड्राइट्स। जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स थे इनको हम क्या बोले थे, डेंड्राइट्स। तो इन डेंड्राइट्स के पास हमारे न्यूरोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स और निसेल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। और ये मैसेज को कहाँ लाते हैं, अंदर लेके आते हैं, मतलब टुवर्ड्स द न्यूरॉन। ये इस तरीके से इम्पल्सेस को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, एफरेंट प्रोसेस हो गया, मतलब ये प्रोसेस हमारा रिसीव कर रहा है, दिस इज अ रिसीविंग प्रोसेस। तो डेंड्राइट्स के लिए लिखिए दे कंटेन, इनके पास क्या क्या होता है, हमारे न्यूरोट्यूब्यूल्स होते हैं, न्यूरोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, और निसेल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, निसेल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो दे हैव न्यूरोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स एंड निसेल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक। और ये हमारे इम्पल्स को हमारे न्यूरॉन के अंदर लेके आते हैं, मतलब सेल बॉडी के पास लेके आते हैं। इसलिए ये कैसा कंडक्शन करते हैं, एफरेंट कंडक्शन करते हैं। तो पॉइंट लिखिए, दे bring the impulse to the axon, मतलब एक्सॉन तक लेके आ रहे हैं। इसलिए ये प्रोसेस कैसा है, एफरेंट कंडक्शन है। कैसा कंडक्शन है, दिस इज एफरेंट, दैट इज रिसीविंग प्रोसेस। इसे लिख लीजिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एफरेंट और इफरेंट में। तो ये एफरेंट प्रोसेस क्या है, रिसीविंग प्रोसेस है हमारा। तो डेंड्राइट सबको क्लियर है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए सब लोग।
रिटन सबका हो गया, किसी का छूटा तो नहीं। अब हम अपने मेजर पार्ट पे आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। सब लोग हेडिंग डाल लीजिए एक्सॉन। और एक्सॉन क्या था, ये जो हमारा इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एक्सॉन। तो ये जनरली इसका नंबर क्या होता है, 1 ही होता है। एक ही एक्सॉन पाया जाता है। ये पतला सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबा होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। और ये सेल बॉडी के जिस पार्ट से निकलता है, जिस पॉइंट से ये निकला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनल हिलॉक। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। कैसा होता है, सेंसिटिव एरिया है एक्सोनल हिलॉक। तो एक्सोनल हिलॉक अगर पूछा जाए तो ये वो पार्ट है जहाँ से हमारा सेल बॉडी के से हमारा एक्सॉन ओरिजिनेट हुआ। दिस इज कॉल्ड एक्सोनल हिलॉक। तो अभी पॉइंट वाइज इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम एक्सॉन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए कि इट इज सिंगल, केवल एक नंबर होता है इसका न्यूरॉन में, और साथ ही साथ वेरी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब इसकी थिकनेस कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस। तो इट इज सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, द पार्ट ऑफ साइटोन, द पार्ट ऑफ साइटोन from where the axon originates, from where the axon originates, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। ये वाला रीजन हमारा क्या कहलाता है, एक्सॉन हिलॉक कहलाता है। और ये बहुत ही सेंसिटिव रीजन होता है एक्सॉन का, ठीक है। तो लिखिए द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज एक्सॉन हिलॉक। तो एक्सॉन हिलॉक के नीचे मेंशन कर देती हूँ, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एक्सॉन। ये एक्सॉन का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। सब लोग नोट कर लीजिए इतना। सबका नोट हो गया। अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। जो मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की, दैट इज नोन एज एक्सोलेमा। और जो एक्सॉन का अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। तो ये वाला हमारा जो पार्ट है, दिस इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। जो उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है एक्सॉन का, दैट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। तो नेक्स्ट पॉइंट में नोट करिए, ये सबका फिनिश हो गया था। लिखिए द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सोलेमा। और उसके अंदर जो कंटेंट है, उसका जो साइटोप्लाज्म है, उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। तो लिखिए द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन
दिस इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। तो हमारे दो टर्म्स हो गए, एक हो गया एक्सोलेमा, और एक्सोलेमा क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, और दूसरा हमारा जो एक्सोप्लाज्म है वो क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन का साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सबका नोट हो गया। अब जो हमारा एक्सॉन होता है इसके पास न्यूरोफाइब्रिल और न्यूरोट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन आपको बताया था कि इट इज़ नॉट हैविंग द निसल्स ग्रैन्यूल्स, और बाकी जो ऑर्गेनल्स होती हैं वो इसके पास नहीं होती है, केवल इसके पास न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं और न्यूरोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो अभी ये किस पे डिपेंड करता है प्रोटीन के लिए, ये डिपेंड करेगा सेल बॉडी पे। हमारा जो एक्सॉन है इट डिपेंड्स अपॉन दी सेल बॉडी फॉर द प्रोटीन। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि द एक्सॉन कंटेन्स, द एक्सॉन कंटेन्स क्या क्या इसके पास होता है, न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स, neurofibrils and neurotubules, but no Nissls granules, but no Nissls granules, या फिर हमारे और कौन कौन से ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं उनका नाम लिख लीजिए। इनके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, फैट ग्लोब्यूल्स नहीं होते, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स भी नहीं होते हैं। तो निसल्स ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, फैट ग्लोब्यूल्स, ये सब क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, हमारे एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नोट करिए तब। सबका नोट हो गया। अब जो ये हमने एक्सॉन में नीचे इस तरीके से देखे थे, इनको क्या बोलते हैं हम, एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड दी एक्सॉन टर्मिनल्स। ये टर्मिनल आर्बोराइजेशंस होते हैं। और ये नीचे इस तरीके के जो प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो पॉइंट नोट करिए कि जो द टर्मिनल आर्बोराइजेशन, द टर्मिनल आर्बोराइजेशन of axon is called axon terminal। क्या बोलते हैं हम इसे, हम बोलते हैं इसे axon terminal, और it has synaptic knobs। इनके पास क्या होती है, synaptic knobs होती हैं। ठीक है, नोट करिए। ये क्या हो गया हमारा
एक्सॉन टर्मिनल रीजन हो गया। चलिए ये सबका नोट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि द सिनेप्टिक नॉब कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज सम सिक्रीटरी वेसल्स। ठीक है, तो जो हमारा ये जो यहाँ पे ये जो सिनेप्टिक नॉब है इसके पास क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सिनेप्टिक नॉब इसके पास हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और कुछ सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो ये सिनेप्टिक नॉब है, इसके पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और सिक्रीटरी वेसल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। सबका नोट हो गया। अब ये जो हमारे एक्सॉन है ये क्या करते हैं, हमारे जो इम्पल्सेस हैं उनको क्या करेंगे, सेल बॉडी से दूर लेके जाएंगे। मतलब ये इम्पल्सेस को कहाँ लेके आएंगे, हमारे टर्मिनल रीजन पे, और वहाँ से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाएगा। तो अनलाइक आवर डेंड्राइट्स these axons they will take they will conduct the impulses away from the cell body। तो इसे एक पॉइंट में लिख दीजिए। लिखिए that they conduct impulses away from the cell body, away from the cell body। ठीक है, तो ये एक्सॉन के बारे में ये क्लियर हो गया सारी चीज़ें। ठीक, सबने नोट कर लिया इतना। प्रतिभा, अमन, ऑल दोज हु आर राइटिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड एवरीवन। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स हम तीन तरह के पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, अभी हमारे एक्सॉन का नंबर फिक्स्ड है। एक्सॉन हमारा कैसा होता है, सिंगल होता है। एक्सॉन का नंबर कभी वेरी नहीं करेगा। वेरी क्या करेगा, तो डेंड्राइट का। तो उसके बेसिस में हम तीन तरह के पढ़ेंगे। पहला है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। कैसा, मल्टीपोलर। और मल्टीपोलर का मतलब है कि इसके पास डेंड्राइट्स कई सारे हैं, मतलब दे हैव अ सिंगल एक्सॉन बट मेनी डेंड्राइट्स। ये कहाँ देखा जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बाइपोलर।
बाइपोलर न्यूरॉन कैसे होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन किस में देखे जाते हैं, पहले आप बताइए, किसी को पता है बाइपोलर न्यूरॉन्स किस में देखे जाते हैं? रेटिना पता है, आई का जो रेटिना होता है वहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन्स देखे जाते हैं। और इनके पास क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा एक्सॉन है और दूसरा क्या हो गया, डेंड्राइट। तो दे हैव वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, इसलिए ये कैसे होगा, बाइपोलर। अब तीसरा क्या आता है हमारा, यूनिपोलर। यूनिपोलर कहाँ देखा जाता है बताइए? यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पे होगा, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाता है। यूनि का मतलब क्या हो गया, वन, तो इसके पास केवल और केवल एक्सॉन होता है, वहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हमारे तीन तरह के हो गए, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स। एक और टाइप होता है जिसे सूडो कहते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, मतलब वो लगता तो यूनिपोलर जैसा है लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ब्रांचिंग हो जाती है, मतलब वो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप लोग तीन ही पढ़ते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, एक एक करके इसे नोट कर लेते हैं, एक एक पॉइंट लिख लेंगे, इतना सबका बन गया। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में लिखिए, दे हैव मेनी, राइट, many dendrites, many dendrites and one axon। कई सारे डेंड्राइट्स हैं लेकिन एक ही एक्सॉन है, ऐसा हमारा न्यूरॉन कहलाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। और ये किस में देखा जाता है, दिस इज सीन इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा एक एक्सॉन है और ये कई सारे डेंड्राइट्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कैसा हो गया, दिस इज आवर मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज सीन इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कहाँ देखा जाता है, आई डोंट हैव स्पेस, यहाँ पे लिख देती हूँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, CM, मतलब मल्टीपोलर किस में देखा गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो इसकी ट्रिक लिख लीजिए CM। सबका क्लियर है? नेक्स्ट आता है बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब आपको बताया कि इट हैज वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा इस तरीके से ये डेंड्राइट एक ही निकला हुआ है। तो ये कैसा हो गया, हमारा बाइपोलर हो गया, इट हैज़ वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड बाइपोलर। और बाइपोलर किस में देखा जाता है, दिस इज सीन इन रेटिना ऑफ आई। तो लिख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, रेटिना ऑफ आई। और इसे याद रखने की ट्रिक है BR। BR का मतलब हो गया बाइपोलर, किस में देखा गया, हमारा रेटिना ऑफ आई में देखा गया। सबका नोट हो गया इतना। अब आते हैं यूनिपोलर पे। यूनिपोलर का मतलब है कि उसके पास एक एक्सॉन है लेकिन नो डेंड्राइट प्रेजेंट, है ना, वन एक्सॉन बट नो डेंड्राइट। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, इसके पास एक्सॉन तो है लेकिन एक्सॉन है लेकिन कोई डेंड्राइट नहीं है। और ये कहाँ देखा जाता है, हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस तरीके का न्यूरॉन देखा जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। और इसे याद रखने की ट्रिक है UE। UE का मतलब है एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम कैसा न्यूरॉन देखते हैं, जनरली यूनिपोलर न्यूरॉन देखा जाता है। तो सब लोग नोट कर लीजिए।
नोट हो गया? अमन अभी क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या देखा, न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन देयर नंबर के बेसिस पे वी डिस्क्राइब दम इनटू 3 कैटेगरीज, 3 टाइप के हम देखते हैं। एक हमारा होता है मल्टीपोलर, दूसरा बायपोलर और तीसरा यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन लेकिन कई सारे डेंड्राइट, जैसे कि हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखा गया। बायपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट, जो कि आई रेटिना ऑफ आई में देखा जाता है। और यूनिपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन होता है लेकिन कोई भी डेंड्राइट्स नहीं प्रेजेंट होते। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाता है। ठीक है, इतना किसी का मिस नहीं हुआ क्योंकि अब नई रोल क्रिएट करनी पड़ेगी। फिनिश हो गए पेजेस, तो किसी का कुछ भी छूटा हो तो प्लीज़ बता दीजिए। नोटेड? चलिए, अब हमारे 2 तरह के न्यूरॉन्स हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट, माइलिनेटेड कहलाते हैं, और दूसरा जिनके पास माइलिन एब्सेंट होता है उनको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। ठीक है, तो माइलिनेटेड का मतलब क्या है, माइलिन शीट प्रेजेंट है इनमें, और नॉन माइलिनेटेड को कहते हैं, का मतलब होता है माइलिन एब्सेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सॉन था इस तरीके से, और इसके ऊपर ये क्या थी, इस तरीके से माइलिन शीट थी। तो अगर ये माइलिन शीट प्रेजेंट है तो हम इनको बोलते हैं माइलिनेटेड, और माइलिन शीट एब्सेंट हो तो बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। अब ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ देखे जाते हैं, दीज आर सीन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो एग्जाम्पल क्या है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देखे जाते हैं माइलिनेटेड वाले नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर सीन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसे याद रखने की ट्रिक है MSC। ठीक है, MSC का मतलब है कि MSC का मतलब है माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये कहाँ पे है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड सॉरी एंड ब्रेन से निकली ये हमारी क्रैनियल नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रैनियल नर्व्स में देखा जाता है। तो इसे याद रखने की ट्रिक है MSC, माइलिनेटेड नर्व फाइबर सीन इन स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रैनियल नर्व्स। कहाँ कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड एंड द क्रैनियल नर्व्स। इसे यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, बेटर वर्ड आप लिख लीजिए क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, नोट कर लीजिए ये ट्रिक सब लोग। अब ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उनको कहते हैं हम श्वान सेल्स। क्या कहते हैं, श्वान सेल्स। तो लिखिए
the myelinated nerve fibers have a covering of Schwann cells. They have a covering of Schwann cells which form the myelin sheet around the axon. ये Schwann cells ही क्या बनाते हैं? ये हमारी myelin sheet बनाते हैं axon के ऊपर, which forms the myelin covering over the axon. ठीक है, तो ये Schwann cells क्या करते हैं? एक्सॉन के ऊपर माइलिन की कवरिंग बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर एनक्लोज्ड बाय Schwann cells which do not have a myelin sheet. मतलब ऐसे Schwann cells जिनके पास माइलिन शीट नहीं है वो हमारे अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बनाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, लिखिए the unmyelinated nerve fibers have Schwann cells that do not form a myelin sheath, over the axon. ठीक है, तो ये वाले कैसे होते हैं? ये हमारे होते हैं अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. सबने नोट कर लिया इतना? और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हमारे ज़्यादातर किस में देखे जाते हैं? दे आर सीन इन आवर ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. तो ये हमारा एक और पॉइंट है कि जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं दे आर सीन इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक autonomic and somatic nerve system. Autonomic and somatic neural system. ठीक है, तो जो हमारे माइलिनेटेड वाले थे वहाँ पे Schwann cells के पास क्या थी? माइलिन शीट प्रेजेंट थी, और वो कहाँ पे देखे जा रहे थे? हमारे ब्रेन में और क्रैनियल नर्व्स में. ब्रेन में और क्रैनियल नर्व्स में देखे जा रहे थे माइलिनेटेड वाले. और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं दीज आर सीन इन द ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. सबका नोट हो गया इतना? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं.
सबका नोट हो गया इतना? सबने नोट कर लिया? अब आज थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए हमारा जनरेशन ऑफ जो हमारे नर्व इम्पल्सेस है वो वाला टॉपिक पूरा फिनिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी उसका जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि वो होता किस तरीके से है थोड़ा सा, ताकि नेक्स्ट टर्न पे जब हम उसको डिटेल में उस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। और इस पार्ट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेडिंग डालिए generation of nerve impulses। जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। और अब हम ये नर्व इम्पल्सेस कहाँ पे पढ़ेंगे? ये हो गई हमारा एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन। ये जो आउटर सरफेस है इसका, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं। और जो अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है इसको क्या बोला था? एक्सोप्लाज्म बोला था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सोलेमा। और अंदर जो जेली लाइक है उसको बोलते हैं हम एक्सोप्लाज्म, जो इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये हो गई एक्सोलेमा और ये हो गई एक्सोप्लाज्म। तो जो हमारा एक्सॉन वाला रीजन है, यहाँ पे आउटर सरफेस पे, उसके बाहर वाले सरफेस पे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम आयन। क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे सोडियम आयन। और अंदर की तरफ क्या ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं? पोटेशियम आयन एंड सम नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। ठीक है। तो एक्सोलेमा के बाहर हमारे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर की तरफ जो हमारा एक्सोप्लाज्म है यहाँ पे पोटेशियम आयन और नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसलिए अब चार्ज कहाँ पे कौन सा होगा? तो हमारे आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो होगा Na+ की प्रेजेंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बाहर। ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। और अंदर क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है तो हमारा ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। और जब भी कोई भी नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो जब कोई भी इम्पल्स इसको नहीं मिल रहा है, हमारे एक्सॉन के पास कोई इम्पल्स नहीं है, तो ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। रेस्टिंग स्टेट मतलब इसके पास कोई भी इम्पल्स नहीं है। नो इम्पल्स प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग स्टेट। तो ये सबको क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर है? ये हमारी एक्सोलेमा है और ये क्या हो गया? अंदर एक्सोप्लाज्म। तो बाहर क्या है? सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है। और अंदर पोटेशियम आयन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसलिए ये कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। तो न्यूरॉन्स कैसे हैं? हमारे एक्साइटेबल नेचर के हैं। मतलब जब भी इनको कोई इम्पल्स मिलता है तो ये कैसे हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? पोलराइज स्टेट में। आवाज़ नहीं आ रही प्रतिभा? वेट अ मिनट। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये कैसे सेल्स हैं? हमारे एक्साइटेटरी सेल्स हैं, ठीक है। क्या होता है? जब भी इन्हें इम्पल्स मिलता है तो ये क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द पोलराइज स्टेट। जब उनके पास कोई इम्पल्स नहीं है तो वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में है या फिर पोलराइज स्टेट में आ जाते हैं, ठीक। When the neuron is not conducting any impulse, that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion। मतलब
जब ये अपनी रेस्टिंग स्टेट में है तो जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है किसके लिए ज़्यादा परमिएबल होगी, हमारे K+ आयन के लिए, पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल होगी। कौन सी स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में। एंड नियरली इम्परमिएबल टू द Na+ आयंस, मतलब सोडियम आयन के लिए लेस परमिएबल होगी, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होगी, एज वेल एज सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन, मतलब एक्सॉन के अंदर ये जो एक्सोप्लाज्म है ये यहाँ पे क्या है, K+ की कॉन्सेंट्रेशन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और Na+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये बाहर ज़्यादा है, Na+ बाहर ज़्यादा है तो वो अंदर आने की कोशिश करेगा, और K+ और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है अंदर तो ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ एंड negatively charged protein and low concentration of Na+ will try to change their position, मतलब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा और ये अंदर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of K+ and a high concentration of Na+, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट कर देगा 3 Na+ एंड 2 K+। जब ये Na+ अंदर आ गया ड्यू टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन दी एक्सोप्लाज्म और ये K+ बाहर चला गया, तो अभी इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, हमारे 2 K+ को अंदर लाने के लिए 3 Na+ को बाहर किया जाएगा, 3 Na+ एंड 2 K+। तो इसको याद कर सकते हैं 32 NaK या NK, मतलब जब 2 Na+ वापस जाएंगे और तब हमारे जब 3 Na+ बाहर जाएंगे तब 2 K+ अंदर वापस आ जाएंगे, ठीक है। As a result, the outer surface of the axon, axonal membrane possesses a positive charge। इसके पास कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, while its inner surface becomes negatively charged and therefore it is polarized। ये कैसा हो जाएगा, polarized हो जाएगा, ठीक है। When the stimulus is applied on the polarized membrane, अब जब इस polarized membrane को कोई इम्पल्स मिला, अभी तो कोई इम्पल्स नहीं था, वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में था, अब क्या होगा, कोई इम्पल्स उसको मिला तो the membrane at site A becomes negatively charged। वो कैसी हो जाएगी, वो फ्रीली परमिएबल हो जाएगी सोडियम के लिए, इट विल बिकम फ्रीली परमिएबल टू द सोडियम आयंस। दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na+, मतलब अब हमारे ये Na+ क्या होंगे, अंदर आना शुरू हो जाएंगे, फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी आउटर वाली हमारी एक्सोलेमा, और अंदर वाली कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। सो रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट साइट ए, साइट ए क्या हो जाएगी, जहाँ से हमारा इम्पल्स मिला था, जहाँ पे उसको, ठीक है। दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज while inner surface becomes positively charged. The polarity of membrane at the site A is reversed and thus becomes polarized, depolarized, sorry। तो अभी क्या हो गई, पोलैरिटी रिवर्स हो गई और ये फिर क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। अब जो साइट ए पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसे क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल, which is in fact termed as nerve impulse। Okay, so we'll continue in the next class.